बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जहां पे हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, कि जब भी हम किसी भी एक लिक्विड में दूसरी लिक्विड को मिक्स करते हैं तो वहां पर क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजों पे अफेक्ट आता है। तो वहां पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं वेपर प्रेशर। तो इस पूरे के पूरे पार्ट में सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है वेपर प्रेशर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है हमारा वेपर प्रेशर। अब क्या होता है वेपर प्रेशर? सबसे पहले आप इसको समझिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो चलो एक बार बना करके एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक कंटेनर था और इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर रख लिया है ना, क्या रखा है? वाटर। और हम क्या कर रहे हैं? इस कंटेनर को हीट कर रहे हैं। और मैंने क्या किया है? इस कंटेनर को एक प्लेट के थ्रू या किसी भी एक चीज से इसको ढक दिया है। तो अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? वाटर एवोपरेट होगा। देखो ध्यान से, वाटर एवोपरेट हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाटर जो है इसके ऊपर आके जम जाएगा प्लेट के, और अब ये ड्रॉप वाइज क्या आएंगी? नीचे आने लगेंगी। यानी एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जिसमें रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ? वेपर जो है वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, और इवोपरेशन का मतलब क्या हुआ? कि लिक्विड कन्वर्ट हो रही है वेपर में। तो जब व्हेन रेट ऑफ इवोपरेशन is equal to rate of condensation, किसके इक्वल हो गया बेटा? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। when rate of evaporation is equals to rate of condensation, इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। तो इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी स्टेट है? जिसपे रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल हो गया किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन। ऐसी स्टेट में, ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट में जब रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के, उस टाइम पर जो वेपर्स हैं वो वेपर्स जो प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, बच्चों ध्यान से सुनो, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ना कि सरफेस ऑफ कंटेनर या बीकर, है ना। किसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? व्हेन रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, देन द प्रेशर applied on the surface of liquid, the rate of evaporation when equals to rate of condensation, then the pressure applied on the surface of liquid by its vapors are called vapor pressure। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझो, वेपर प्रेशर क्या होता है। ज्यादातर बच्चों को वेपर प्रेशर ही क्लियर नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं? ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमने लिक्विड को इवेपोरेट किया और वो लिक्विड जो है उसकी जो वेपर कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगा रही है वो वेपर प्रेशर है। लेकिन वो वेपर प्रेशर नहीं है। वेपर प्रेशर क्या होगा? जब इक्विलिब्रियम स्टेट में इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी, उस टाइम जो वेपर्स प्रेशर लगा रही होंगी अपनी खुद की लिक्विड के सरफेस पर, वो होता है बच्चों वेपर प्रेशर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड यानी लिक्विड का नेचर कैसा है। जैसे बहुत सारी लिक्विड क्या करती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देती हैं। और जो लिक्विड हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है, या जो लिक्विड ज्यादा पोलर है, पोल्स जनरेट कर रही हैं, नॉर्मली हम किसके बारे में बात करते हैं? वाटर के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मेरा एग्जांपल है C2H5OH, दिस इज इथेनॉल, और मेरी दूसरी लिक्विड क्या है? CH3O
CH3, दिस इज ईथर, है ना, दिस इज ईथर। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इन दोनों में से ज्यादा वोलेटाइल कौन है, वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज जितनी आसानी से इवोपरेट हो जाए, वेपराइज हो जाए, वो उतनी ज्यादा वोलेटाइल होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इथेनॉल और ईथर में कौन ज्यादा वोलेटाइल है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, आप चाहो तो ना वाटर में मिक्स करके भी देख सकते हो, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं। तो इथेनॉल के अंदर क्या हो रहा है, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी बन रही है, यानी इथेनॉल कैसा कंपाउंड है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जो पोल्स बनाए, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट डाइपोलर है, मैग्नेट क्या है, पोलर है, क्योंकि मैग्नेट क्या कर रही है, पोल बना रही है। तो ऐसी मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं बच्चों हमारे, पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी। जो मॉलिक्यूल पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं वो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाते वो नॉन पोलर होते हैं। देखो ईथर में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, तो ईथर कैसा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या वंडरवॉल बॉन्ड होता है। तो इनके अंदर या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अभी अल्कोहल है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अल्कोहल की जगह और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो पोलर है, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। तो आप बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड है या वंडरवॉल बॉन्ड है। और वंडरवॉल बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड है, डाइपोल, आपने 11th में पढ़ा है ये, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, जो वंडरवॉल्स में भी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जबकि नॉन पोलर के अंदर भी कौन सा बॉन्ड है भाई, वंडरवॉल बॉन्ड ही होगा बच्चों, वंडरवॉल बॉन्ड ही होगा। लेकिन अब ये वंडरवॉल बॉन्ड का थर्ड टाइप है, जिसको आप लोग बोलते हो लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन, या फिर डिस्पर्जन फोर्स। तो लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स कैसा फोर्स है, वीक फोर्स है। तो यहां पे कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट, जबकि यहां पे कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है, वीक बॉन्ड्स प्रेजेंट। तो बच्चों यहां पे कैसे बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जबकि वहां कैसे वीक बॉन्ड। अब आप मुझे बताओ हीट करने पर कौन से बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, स्ट्रॉन्ग या वीक। ऑब्वियस है वीक बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे। जो बॉन्ड आसानी से टूटेंगे वो लिक्विड क्या होगी, उतनी आसानी से वेपराइज हो जाएगी, और जो लिक्विड जितनी आसानी से वेपराइज हो जाएगी उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स बोलो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इथर या इथेनॉल, इथर का। तो इसका हाई वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वीक बॉन्ड प्रेजेंट है, इजीली ब्रेक हो जाएंगे, इजीली ब्रेक हो जाएंगे। जबकि यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है, नॉट इजीली ब्रेक, और इनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, लो वेपर प्रेशर होगा। जैसे यहां पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बात करूं, मेरा एक एग्जांपल है, मैंने बोला मेरे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, और मुझसे बोला गया है लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस, जबकि लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट है, लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट है 45 डिग्री सेल्सियस। तो आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बहुत आसान है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है क्या वो जल्दी बॉइल होने लगेगा। दोनों लिक्विड थी, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दोनों में सेम अमाउंट था, दोनों का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसे लिक्विड का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और ए का भी 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो ए ने तो वेपर बनाना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है 60, लेकिन बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 45। तो बी की वेपर्स बननी पहले ही बच्चों चालू हो गई है, और जिसकी वेपर पहले बनेंगी ऑब्वियस है उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। बोर्ड और कंपटीशन में ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो इस बात को बच्चों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, और नेक्स्ट फैक्टर बच्चों हमारा टेम्परेचर। तो फैक्टर नंबर सेकंड इज टेम्परेचर। तो देखो यार ये बात तो आप सबको ही पता है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी,
वो भी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपराइजेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। और वेपराइजेशन का रेट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगी बच्चों, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बनेगी। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा और हमेशा वेपर प्रेशर क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। और अब हम बात कर रहे हैं हमारा लास्ट फैक्टर थर्ड, वो है इम्प्योरिटी। वो है हमारा इम्प्योरिटी, या आप बोल सकते हो हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया के बारे में, है ना। इम्प्योरिटी या फिर क्या बोल देते, सरफेस एरिया बोल देते, वो ज्यादा बेटर होगा। देखो एक एग्जांपल से बात करते हैं। मेरे पास 2 कंटेनर हैं और दोनों के अंदर मैंने लिया है 1-1 लीटर पानी। दोनों में कितना पानी लिया है, 1-1 लीटर। इसमें 1 लीटर पानी इतना आ रहा है, दिस इज 1 लीटर वाटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 1 लीटर वाटर। दोनों में 1-1 लीटर पानी है और अब आप दोनों को हीट कर रहे हो। तो देखो आप खुद ही देख के बता दो कि जब आप दोनों को हीट करोगे तो पहले कौन सा पानी हीट होगा, पहले बी वाला पानी ज्यादा हीट होगा, बी वाला जल्दी वेपराइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। अब हर जगह देखो क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है, हर जगह क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है। और अब देखो यहां पे भी बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल्स है। देखो यहां पर ये वाटर के मॉलिक्यूल एनर्जी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन यहां पे भी तो यही हो रहा है, ये वाले मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये वाले मॉलिक्यूल एनर्जी को ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन फिर इन मॉलिक्यूल्स को फर्दर एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ रही है। दैट मीन्स सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से यहां पर ज्यादा एनर्जी एक साथ मिल पा रही है ज्यादा मॉलिक्यूल्स को। लेकिन यह सरफेस एरिया कम होने की वजह से एनर्जी को ट्रांसफर होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि पहले नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहे हैं, जब वो गर्म हो रहे हैं तो वो ऊपर जा रहे हैं और उसके जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे आ रहे हैं और वॉल्यूम ज्यादा हो, यहाँ पर साइज ज्यादा होने की वजह से अब क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम है। तो हमेशा याद रखना, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और मैं साथ साथ बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी टर्म क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ना इम्प्योरिटी, तो इसको भी आपको मैं बता देता हूं। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल फिर से ले रहा हूं मैं। अगेन मेरे पास 2 कंटेनर हैं, दोनों का साइज सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों में वाटर है और यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों जगह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स रहेगा। अब मैं इसको हीट कर रहा हूं और इसको भी हीट कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा एक चेंज लेके आ जाता हूं। मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, या आप नमक भी डाल दो जो आपको अच्छा लगे। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी। जैसे ही मैंने इसमें चीनी डाली, अब दोनों को इक्वल हीट मिल रही है, लेकिन फिर भी वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ए वाले लिक्विड का ज्यादा वेपर प्रेशर होगा एज कंपेयर टू बी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो शुगर है या सॉल्ट है, ये क्या कर रहा है, ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सपोज दैट आप यहां पर 10 जूल एनर्जी दे रहे हो और यहां पे भी 10 जूल एनर्जी दे रहे हो, तो यहां वाटर को 10 की 10 जूल एनर्जी मिल रही है, लेकिन यहां पे 10 में से सपोज दैट 2 जूल एनर्जी तो शुगर को मिल रही है और वाटर को सिर्फ कितनी मिली, 8 जूल एनर्जी मिली। अब जिसकी वजह से अब वाटर को और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो अब इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। घर पे चाय बनाते हो, मम्मी तो बनाती होंगी, जब चाय बन रही होती है, चाय का पानी उबल रहा होता है, तो अगर आप उसमें चाय पत्ती डाल देते हो या चीनी डाल देते हो तो क्या होता है, चाय उबलनी बंद हो जाती है तुरंत। क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड हो गई और इम्प्योरिटी ने बॉइलिंग पॉइंट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने की वजह से, बहुत ध्यान से समझो इस चीज को, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, अब वेपर्स कम बन रही है। और आप देखोगे कि जो इम्प्योरिटी आपने डाली है, इम्प्योरिटी का मतलब जरूरी नहीं है कि धूल मिट्टी ही हो, शुगर हो गई, सॉल्ट हो गए, जो भी एडिशनल चीज हम ऐड करते हैं उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं।
तो जैसे ही आप उसको डालते हो तो क्या होता है, चाय उबलनी बंद हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट बाद या 1 आध मिनट बाद चाय दोबारा उबलने चालू हो जाती है। और मैगी खाई होगी, सेम मैगी में ऐसा होता है, पहले पानी उबल रहा है, आपने नमक और मसाला डाल दिया, पानी ने उबलना बंद कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा से उबल रहा है। तो यही कौन सा फैक्टर है, यही है बेटा थर्ड फैक्टर, इम्प्योरिटी और सरफेस एरिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वेपर प्रेशर की रिलेशन राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। जो राउल्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी रिलेशन दी थी वेपर प्रेशर की, लेकिन वो दी थी विद रिस्पेक्ट टू आइडियल सॉल्यूशन। तो अगले लेक्चर में हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे और वहीं पे हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी के लिए इतना।